लगभग इसका अमाउंट लेना पड़ेगा 1.30। चलिए अप्रोक्स। तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम बनाएंगे 100 ml में सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैं ये 1.30 ग्राम हमारा FAS का पाउडर डाल दूंगी। हमेशा याद रखना एक फनल की हेल्प से इसको पास आउट करना, वरना आपसे फैल जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास वॉच ग्लास बचा है, आपको दिख रहा होगा इस पर रह गए हैं पार्टिकल्स। हमने तो एग्जैक्ट हमारा बे करा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, पानी से वॉश कर देंगे ताकि सारे पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में चले जाए। ठीक है, उसके बाद इस बीकर को भी हमें भरना होगा इसके मार्क तक। अब जब हम FAS का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सबसे पहले जब हमने पाउडर डाल दिया, उसके बाद हम इसमें डालते हैं 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 हम इसमें डालते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। अब देखो, हर स्टैंडर्ड फ्लास्क में एक मार्क दिया होता है। हम 100 ml वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का ये सर्कुलर मार्क दिया है। हमें केवल पानी की क्वांटिटी यहीं तक भरनी है। ठीक है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो खराब हो जाएगी। बस इतना आपका ये सॉल्यूशन बन गया है 100 ml का FAS का। अब एक छोटी सी चीज करनी है, एडिशनल चीज है। इसकी जो कॉर्क होती है, इसकी कॉर्क लगा के हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। इसको मूव करने का केवल हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर नेक पर कुछ भी पार्टिकल्स छुपे हुए रह गए हो, तो वो क्या हो, सॉल्यूशन में सारे मिल जाए। ठीक है, अब ये हमारा प्रिपेयर हो गया FAS का सॉल्यूशन। अब सेकंड चीज हमें क्या करनी है, इस प्यूरेट को रिंस करेंगे। तो जब हमें प्यूरेट को रिंस करना होता है, मतलब प्यूरेट में पहले हमें केमिकल भरने से पहले इसे क्लीन करके रिंस करना होता है। रिंस करने का सिंपल सा मतलब है कि प्यूरेट में हमें जो भी केमिकल भरना है, उसको थोड़ा सा डाल के हम कुछ इस तरीके से मोशन करते हैं, ताकि जो भी पार्टिकल हो वो सारे ही इस केमिकल के हो जो हमें इसमें फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको पानी से वॉश आउट कर लेती हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब रिंस करने के बाद हम इस प्यूरेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट से फिल कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइट्रेशन है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और FAS के बीच है। तो हम इसको 0 लेवल तक फिल कर लेंगे। ध्यान रखना कि आपके प्यूरेट की जो नोब है वो बंद हो, वरना नीचे से सारा लीक हो जाएगा। थोड़ा 0 से ऊपर है, तो हम इसका लेवल 0 तक कर देंगे। एंड दैट्स इट। ओके, ये हमारा हो गया प्यूरेट फिल। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हमने जो FAS का सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से हमें लेना होगा 20 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 20 ml सॉल्यूशन हम लेते हैं एक अलग कोनिकल फ्लास्क। तो इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मैं 20 ml इसमें सॉल्यूशन ले रही हूँ FAS का। ये हो गया हमारा 20 ml सॉल्यूशन, जो कि मैंने लिया है कोनिकल फ्लास्क में। अब इस कोनिकल फ्लास्क में इस सॉल्यूशन के साथ हमें और क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 35 ml इस मिक्सचर का। अब ये मिक्सचर किसका बना है, ये
ड्रॉप बाई ड्रॉप गिराओगे, ठीक है। अगर स्पीड से कर दोगे तो क्या होगा, आपकी रीडिंग खराब हो जाएगी, आपको एकदम पता नहीं चलेगा कि आपका एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। इसलिए हम हमेशा जो टाइट्रेशन होते हैं वो ड्रॉप बाई ड्रॉप करते हैं। और साथ में हमें क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क को शेक करते जाना है, ठीक है। अब कलर चेंज कैसा होगा, कलर चेंज इस तरीके से होगा कि पहले आएगा लाइट ग्रीन कलर, जैसे हमारे जेम्स का कलर होता है, नगों का कलर होता है, जिसकी अंगूठी बनती है, वैसा लाइट ग्रीन कलर आएगा। देन डार्क ग्रीन कलर होते होते वो ब्लू कलर पर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही आपका ब्लू कलर आ जाता है, आपको नोट बंद कर देनी है, आपकी वही क्या जो रीडिंग होगी वही आपकी फाइनल रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा इसमें ग्रीन कलर आना शुरू हो गया है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हर ड्रॉप के साथ एक ब्लू कलर अपीयर तो हो रहा है, लेकिन वो बार बार चला जाता है और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये पूरा सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, वही हमारा एंड पॉइंट होगा और वही रीडिंग हमें नोट करनी है। ऐसे ही जो टाइट्रेशंस होती हैं वो हमें 3 बार करना होता है, 3 बार रीडिंग नोट करनी होती है। 3 बार रीडिंग नोट करने का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव एम यही होता है कि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी जो रीडिंग आई है वो एक्यूरेट है या नहीं। देखो आपका जो कलर था वो एग्जैक्ट ब्लू आ गया है। ये ब्लूइश इंक जैसा ब्लूइश होता है और इसमें ग्रीन की टर्कोइज की झलक भी आती है, या फिर आपका आएगा पर्पलिश के शेड में कलर, ठीक है। तो ब्लू से पर्पल के शेड में आपका कलर आ जाएगा, वही आपका एंड पॉइंट होगा। अब अगर मैं यहाँ पर आपको रीडिंग बताऊँ तो मेरी रीडिंग आई है 11.9, एग्जैक्ट रीडिंग है 11.9। इसी तरीके से अब जब मैं दूसरी रीडिंग लूंगी तो दूसरी रीडिंग में क्या करूंगी, ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था इसमें से मैं फिर 20 ml सॉल्यूशन लूंगी, उसमें फिर H2SO4 डालूंगी, फिर से ये मिक्सचर 35 ml डालूंगी और साथ में क्या डालूंगी, कुछ ड्रॉप्स इस डाइफिनाइल अमीन इंडिकेटर की ऐड करूंगी और फिर से इसकी रीडिंग लूंगी। तो लगभग हमारी 12 के समथिंग आनी चाहिए, मतलब 24 के लगभग हमारी दूसरी रीडिंग आनी चाहिए। इसी तरीके से तीसरी रीडिंग 36 के लगभग आएगी। पॉइंट में फर्क आता जाएगा, कुछ पॉइंट आगे होंगे, कुछ पॉइंट पीछे होंगे। तो इस 3 रीडिंग के जरिए हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन जो हमने टाइट्रेशन करी है कौन सी थी, ये नोन टाइट्रेशन थी। ये नोन टाइट्रेशन इसलिए थी कि हमें ऑलरेडी पता था कि हमने कितना ग्राम का सॉल्यूशन बनाया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। तो ये सारी रीडिंग हमारी कौन सी है, नोन वाली है। अब अननोन के लिए मैं क्या करूंगी, अननोन के लिए मैं उसको वे नहीं करूंगी, FAS का जो सॉलिड था मैं अंदाजे से उसका ले लूंगी, सॉलिड ले लूंगी और फिर उसकी टाइट्रेशन करूंगी, वो रीडिंग होगी मेरी अननोन की। अब मैं आपको कैलकुलेशन में बताती हूँ कि किस तरीके से आपको फाइल में ये रीडिंग के जरिए कैलकुलेशन करके रिजल्ट दिखाना है। जो हमारी रीडिंग्स होंगी, हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, जो हमें लैब मैनुअल में लिखना है वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में रीडिंग शुरू करने से पहले, रीडिंग तो मैं ये सब आपकी बना रखी है, टेबल बना रखी है मैंने ऑलरेडी। कहीं कहीं लिखवाते हैं कि वॉच ग्लास का वेट क्या है, वॉच ग्लास प्लस सॉल्ट का वेट क्या है, और फिर उसमें से देखते हैं कि सॉल्ट का वेट क्या है। तो वॉच ग्लास का वेट लगभग 10 से 13 के बीच आ जाता है, बाकी डिपेंड करता है लैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा, वॉच ग्लास का जो भी वेट हो आपका। रीडिंग्स मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग्स किस तरीके से आई हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने नोन का ही किया था। तो टाइट्रेशन ऑफ नोन FAS सॉल्यूशन विद K2Cr2O7 सॉल्यूशन, इसमें हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ FAS सॉल्यूशन, जो हमने वॉल्यूम, जैसे हमने 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसमें से हमने एक बार में कितना लिया था, 20 ml, इसलिए मैंने तीनों रीडिंग पर 20 ml लिखा है। इनिशियल रीडिंग मेरी ब्यूरेट की कितनी थी, 0 थी। फाइनल रीडिंग कितनी आई थी, 11.9 आई थी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड कितना हो गया, 11.9 हो गया। अब देखो नीचे वाले में कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल में से मैं इनिशियल माइनस कर दूंगी तो मेरा यही बनता जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम आती जाएगी इसकी। अब रीडिंग कितने पे पहुंच गई, 11.9 पे पहुंच गई। मैंने फिर से सेम प्रोसीजर किया, तब मुझे नेक्स्ट रीडिंग मिली 23.9 पर। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी तो कितनी रीडिंग आई, 12.0 आई, ठीक है। अब जो हमारी रीडिंग थी वो कितने पे पहुंच गई, जो ब्यूरेट था उस पर लेवल कितने पे पहुंच गया, 23.9 पर पहुंच गया। अब नेक्स्ट रीडिंग मैंने सेम प्रोसीजर किया तो आई 35.9 पर, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो आ गया मेरा 12। अब देखो ये 3
3 रीडिंग में से मेरी 2 रीडिंग की वैल्यूज सेम आ रही हैं, इसलिए जो कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू होगी V1 होगी वो मैं इसको 12 मान लूँगी, ठीक है, 12.0 या 12 ml मान लूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होगा उसके लिए रीडिंग देखते हैं। अननोन सॉल्यूशन में वही सेम टेबल है हमारी ऊपर वाली, 0 से रीडिंग शुरू करी थी, सबसे पहले आई थी 13 पर, तो वॉल्यूम हो गई K2Cr2O7 की 13, फिर 13 से स्टार्ट करके दोबारा रीडिंग ली तो आई 26.2 पर, तो 26.2 में से मैं 13 को माइनस कर दूंगी तो बचा 13.2, फिर 26.2 से जब शुरू किया मैंने तीसरी बार प्रैक्टिकल किया तो 38.4 आई, तो ये हो गया 13.2। अब जब हमारी दो सेम वैल्यू आ गई तो मैं इसी को मान लूँगी कि जो हमारी कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू होगी V2 होगी वो क्या होगी 13.2 होगी। V1 और V2 सिंपल सा है कि V1 किसके लिए है, नोन के लिए है, और जो हमारी V2 है वो किसके लिए है, अननोन के लिए। अभी जब हम कैलकुलेशन में फॉर्मूला रखेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर ये तीनों वैल्यूज़ अगर डिफरेंट होती हैं तो क्या करते हैं, तीनों का मीन ले लेते हैं। मीन कैसे लेते हैं, बाई एनी चांस अगर ये आ जाती 13.1 आ जाती बाई एनी चांस, तो हम क्या करते 13 + 13.1 + 13.2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारी वैल्यू आती वो होती हमारी V2। लेकिन अभी हमारी दो सेम आ गई हैं, इसलिए हमने इन दोनों में से एक, मतलब ये दो सेम वाली ज़्यादा चांस इसके हैं, तो इसलिए हमने वैल्यू 13.2 रख दी। अब इसके बाद कैलकुलेशन आपको दिखाती हूँ। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें सप्लाइड FAS सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी थी, है ना। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो हमने ग्राम पर लीटर में ली है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाइड FAS सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला है, 10 इंटू वेट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml मीजरिंग फ्लास्क। जो हमने 100 ml सॉल्यूशन बनाया था उसमें कितना अमाउंट हमने सॉल्ट का लिया था, जैसे हमने FAS का कितना अमाउंट लिया था 100 ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो हम यहाँ रख देंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्यूशन यूज्ड विद अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। अननोन की जो हमारी वैल्यू आई थी V2 वो हम यहाँ रख देंगे, डिवाइडेड बाई जो हमारी नोन की वैल्यू आई V1 वो रख देंगे, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट सॉल्यूशन हमारा K2Cr2O7 ही तो है, तो उसी की वैल्यूज हम रख रहे हैं। तो 10 इंटू वेट ऑफ सब्सटेंस हमने लिया था 1.30, उसके बाद इंटू वॉल्यूम ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्यूशन फॉर अननोन, तो अननोन के लिए थी V2 थी हमारी 13.2, उसके बाद डिवाइडेड बाय नोन, तो नोन थी हमारी 12 ग्राम पर लीटर। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इस तरीके से कैलकुलेट करके 171.6/12 आया और आंसर आ गया हमारा 14.3 ग्राम पर लीटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें सप्लाइड FAS की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी थी वो निकल कर आई हमारी 14.3 ग्राम्स पर लीटर। अच्छा, ये जो हमारा पूरा प्रैक्टिकल था ये इंटरनल इंडिकेटर का था, एक्सटर्नल इंडिकेटर की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। ये इंटरनल इंडिकेटर डाइफिनाइल अमीन के यूज़ से था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप आपको प्रैक्टिकल समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या और किसी प्रैक्टिकल की वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, ध्यान रखियो, बाय बाय।